तो अपन आज पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में ज़रूरी चीज़ है। चक्कर क्या है कि इनकम टैक्स में एक जनरल रूल है कि जो बंदा रेसिडेंट है, प्रॉपरली रेसिडेंट है, उसकी जो फॉरेन इनकम भी वो कमा रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल है। ठीक है। और अब जो नॉन रेसिडेंट बंदा है वो अगर फॉरेन इनकम कमाएगा तो फिर वो उसके कंट्री में टैक्सेबल रहेगी, तो वो इंडिया में क्यों टैक्सेबल रहेगी। तो जो इंडिया में कमा रहा है नॉन रेसिडेंट पर्सन भी, वो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। तो रेसिडेंट पर्सन कमा रहा है इंडिया में, वो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। तो जो फॉरेन इनकम के लिए चक्कर आ जाता है, क्या चक्कर आ जाता है कि रेसिडेंट बंदा है, प्रॉपरली रेसिडेंट बंदा है, वो फॉरेन इनकम कमा रहा है तो वो इंडिया में भी टैक्सेबल है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट कमा रहा है वो उसकी कंट्री में और उसकी टैक्स भरे, वो फिर इंडिया में तो टैक्सेबल होगी। तो इसलिए डिटरमाइन करना जरूरी हो जाता है कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट में भी दो तरह के टाइप आ जाते हैं, एक आ जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा आ जाता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, ROR और RNOR। अब ROR के प्रॉपरली रेसिडेंट के, हाँ भाई बंदा इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में ही रेसिडेंट है, उसका जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो अपन आगे ही समझेंगे। बाकी अभी एक ओवरव्यू के तौर पे बात कर रहे हैं कि एक जनरल इनकम टैक्स क्या समझाना चाह रहा है आपको, कि जो ROR है वो प्रॉपरली रेसिडेंट है। अब ये जो RNOR है ये इंडिया में तो रेसिडेंट है, रेसिडेंट कहला रहा है, रेसिडेंट की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन बंदा फॉरेन से कनेक्शन ज़्यादा रख रहा है, क्योंकि कभी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कभी केनिया चला जाता है, कभी अमेरिका चला जाता है, और वहाँ से फॉरेन इनकम भी कमा रहा है। तो इनकम टैक्स में लॉ बना हुआ है कि जो बंदा आड़े में है उसकी एक पर्टिकुलर इनकम रहेगी कि जो इंडिया में है, कि फॉरेन इनकम एक पर्टिकुलर फॉरेन इनकम रहेगी जो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। इंडिया में जो उसने कमाया वो तो इंडिया में टैक्सेबल रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉरेन इनकम रहेगी कि जो इंडिया में ही टैक्सेबल रहेगी। और वो क्या रहेगी वो अपन आगे जानेंगे। अभी एक ओवरव्यू के तौर पर अपन ने समझ लिया कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों जरूरी है और कैटेगरी है और क्या कैटेगरी है। ठीक है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस को निकालने के लिए अपन प्रोविजन को रेफर करेंगे। तो प्रोविजन क्या बोलता है कि ये जो सिटीजनशिप है वो प्लेस ऑफ बर्थ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है रेसिडेंशियल स्टेटस पर। क्योंकि बंदा इंडियन सिटीजन ले रखा है या इंडिया में पैदा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस चीज से पड़ता है, देश से, कि बंदा कितने दिन इंडिया में रहा। ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से अपन रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे कि बंदा कितने दिन इंडिया में रहा। उसके लिए दो क्राइटेरिया दे रहे हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि बंदा 182 दिन इंडिया में रहा कि सपोज कर लो कि बंदा का नाम है रोहन। अब वो बंदा प्रीवियस ईयर 23-24 में, जिसके लिए अपन इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में, वो बंदा प्रीवियस ईयर 23-24 में 182 दिन अगर रहा या उससे ज्यादा रहा तो उसको अपन सीधे सीधे बोल देंगे कि हाँ भाई ये बंदा रेसिडेंट है। ठीक है। लेकिन अगर बंदा 182 दिन से कम रहता है, 181 दिन रहा, 120 दिन रहा, 50 दिन रहा, तो उसको फिर सेकंड चांस दिया जाएगा। तो वो सेकंड चांस में क्या बोलते हैं कि बंदा प्रीवियस ईयर 23-24 में 60 दिन रहा रोहन, अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में 60 दिन या उससे ज्यादा रहता है, और उसके साथ एक और क्राइटेरिया यूज करता है। वो क्राइटेरिया क्या है कि प्रीवियस ईयर 23-24 को अभी छोड़ दो, उसके पहले के जो 4 साल हैं, मतलब 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में जो जितने दिन वो रहा उसका टोटल क्या 365 दिन आ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेता है कि बंदा प्रीवियस ईयर 23-24 में 60 दिन रहा, और बाकी के जो 22-23, 21-20, 20-21, 19 दिन 4 साल में 365 दिन रहा है, तो टोटल उसका टोटल 365 दिन आ रहा है, तो बंदा रेसिडेंट है, फिर उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अब चक्कर क्या है कि ये 182 दिन वाला तो थोड़ा सिंपल है कि 365 दिन में दो जगह दिमाग खपाना पड़ता है, वो एक्सेप्शन पे क्या होता है, दो एक्सेप्शन दे रखे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बंदा 182 दिन से कम रहा है तो मतलब वो फॉरेन ट्रिप की होगी, वो फॉरेन गया ही होगा।
ठीक है। तो अब वो फॉरेन किस पर्पज के लिए गया है, सारे पर्पज छोड़ दो, अगर वो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था तो फिर ये वाली कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होगी, ये 365 दिन वाली चांस है कि उसको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। उसको पूछा जाएगा कि क्या तू 182 दिन या उससे ज्यादा रहा था इंडिया में, अगर रहा था तो भले तो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए गया था क्योंकि तू रेसिडेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। लेकिन अगर बंदा 182 दिन से कम रहा है और फॉरेन गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो फिर ये वाली कंडीशन भले फुलफिल कर रहा हो लेकिन मेरी कंडीशन सेकंड चांस उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो बंदा सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट कहला जाएगा। करेक्ट। और दूसरा एक्सेप्शन क्या आ जाता है कि जो क्रू मेंबर रहते हैं ना इंडियन शिप के, तो जो एलिजिबल वॉयज के लिए जाते हैं, एलिजिबल वॉयज कि मुंबई के पोर्ट से कोई फॉरेन पोर्ट पर उतरे और फिर फॉरेन पोर्ट से वापस से मुंबई के पोर्ट पे आ गए, ये पूरी कंटिन्यूस जो जर्नी हुई उसको अपन बोलेंगे एलिजिबल वॉयज। उसके लिए एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है, ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है। उसमें क्या रहता है कि एक साइनिंग की डेट डलवाते हैं और एक साइन ऑफ की डेट डलवाते हैं कि किस दिन बंदा शिप पर चढ़ा है, कि मुंबई से किस दिन वो बंदा उस यात्रा के लिए निकला, वॉयज एलिजिबल वॉयज के लिए निकला, और किस दिन वापस आए, मतलब साइन ऑफ करवाते हैं उससे कि किस दिन वापस आए। तो अब समझ लेते हैं कि 15 अप्रैल 23 को वो साइन इन किया कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे, और साइन ऑफ 30 जुलाई 2023 को किया उसने। तो ये जो 15 अप्रैल 30 जुलाई 2023 का पीरियड है, इसको अपन एक्सक्लूड कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ डेज के लिए। फिर देखेंगे कि क्या बंदा 182 दिन से ज्यादा रहा, 182 दिन या उससे ज्यादा रहा इंडिया में, अगर वो रहा है तो वो रेसिडेंट है, भले वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है और उसने एलिजिबल वॉयज की है। लेकिन अगर बंदा 182 दिन से कम रहा है, तो ये जो 365 दिन वाली और 60 दिन वाली जो कंडीशन अपन ने लगाई ना रोहन से, वो इस एलिजिबल वॉयज वाले बंदे पर नहीं लगेगी, यानी कि क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप पर नहीं लगेगी। ठीक है, फिर उसको नॉन रेसिडेंट बनाया जाएगा। करेक्ट। अब इसमें जो क्रू मेंबर बताया ना, तो क्रू मेंबर कौन है कि जो इंडियन शिप पर काम करता है, ऐसा नहीं कि जो इंडियन शिप पर एलिजिबल वॉयज करना है, वो नहीं, क्योंकि वॉयज के टूरिज्म के लिए या वगैरह पर्पज से भी कर रहा है, जो इंडियन शिप पर काम कर रहा है उसको क्रू मेंबर बोलेंगे, तो ये क्लैरिटी अपने को रखनी है। अच्छा, इसमें से मैं इसको जुलाई हटाकर इसको नवंबर कर देता हूँ, 30 नवंबर 2023। इसके अपन एक एग्जाम्पल से डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जो 15 अप्रैल 23 है तो 30 नवंबर 23 है, ये दोनों डेट अपन इंक्लूड करेंगे कैलकुलेशन पर्पज के लिए, इसको अपने को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, साल में रहते हैं 365 दिन। अब कितने दिन के लिए वो बाहर रहे, 15 अप्रैल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये हो गए 16 दिन अप्रैल में। अप्रैल में 16, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, फिर सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, और नवंबर 30 तारीख को साइन अप हो गया था, लेकिन 30 तारीख को भी अपन यूज करेंगे, यानी कि पूरे 30 दिन को। 31 + 16, 43, 77, 31, 108, 31, 139, 169, 200, 230 दिन के लिए वो बाहर रहा, तो ये 230 को 365 में से अपन एक्सक्लूड कर देंगे, 365 में से अपन एक्सक्लूड कर देंगे, तो कितने बचे, 135 दिन। अब 135 दिन 182 दिन से कम है, तो ये बंदा नॉन रेसिडेंट हो जाता है। करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए है। अब ये वाली चीज में मिटा देता हूँ। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो पर्सन है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है,
उसकी एक फॉरेन इनकम, एक पर्टिकुलर फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। उसको अपन जान लेते कि वो कौन सी इनकम है। देखो, एक बंदा है कि जिसने अपना बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में इंडिया में जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल इन द सेंस कि एडमिनिस्ट्रेशन या डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें इंडिया में से हो रही है। तो कमाल वो बाहर से रहे हैं, इन द सेंस कि इसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं, वो बाहर से चल रहे हैं, अमेरिका से चल रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से चल रहे हैं, ठीक है। वहां से फॉरेन से उसको इनकम आ रही है, क्योंकि वहां के लोगों से डील कर रहा है, वहां पे बैठ के वो कोड लिख रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, उनसे ट्रांसैक्ट कर रहा है, वहां से उसकी इनकम आ रही है। लेकिन जो मेन बिजनेस है उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें कंट्रोल कहाँ से हो रही है? इंडिया से हो रही है। तो सरकार ने बोला कि अगर वो बंदा पर्सन, जो पर्सन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसकी ये वाली फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। बाकी की फॉरेन इनकम है वो फॉरेन में टैक्सेबल रहे, बल्कि ये वाली पर्टिकुलर फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन और आगे लेके चलते हैं। एक सीमा नाम की बंदी है, ठीक है, उसकी शादी हुई अमेरिका के किसी बंदे के साथ, उसका ससुराल अमेरिका में है। वो शादी के बाद अमेरिका में सेटल हो गई, क्योंकि उसने इंडिया छोड़ दिया, अमेरिका में सेटल हो गई। अब सीमा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की बंदी हो और इंडियन सिटीजन भी है, ठीक है। या तो इंडियन सिटीजन होना या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना, जो कि अभी बात में इसको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या चक्कर थे कि वो सीमा इंडियन ओरिजिन की बंदी थी और इंडियन सिटीजन भी थी। अब उसने छोड़ दिया इंडिया, तो ससुराल में जाके रह रही है, वहाँ पे डिसाइड कर रही है, सेटल वहाँ पे हो गई। लेकिन वो इंडिया आती रहती है, ठीक है, इंडिया में वो विजिट करती रहती है। तो अब चक्कर क्या है कि जो कैलकुलेशन ऑफ डेज है, उसमें अपन बोलेंगे कि अगर इंडिया में सीमा 182 दिन या उससे ज्यादा आती है तो सीधे सीधे वो रेसिडेंट कहला जाएगी। लेकिन अगर 182 दिन से कम रहती है तो क्या सीमा को सेकंड चांस मिलेगा? तो उसका जवाब थोड़ा और इलाबोरेटिव है, उसको सेकंड चांस मिलेगा। लेकिन ये जो 60 दिन वाला है ना, यहाँ पे 60 दिन की जगह 120 दिन आ जाएंगे। तो सीमा को प्रीवियस ईयर 23-24 में 120 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। 60 दिन अदर लोगों के लिए कि जिसने इनके, सॉरी, हाँ, तो 60 दिन अदर लोगों के लिए, लेकिन जिसने इंडिया छोड़ा बाहर रहने के लिए, बाहर सेटल हो गए, वहाँ पे रिटायर करने के लिए, जिन्होंने इंडिया छोड़ा अब वो वापस इंडिया आते हैं विजिट के लिए, तो उनको 120 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 23-24 में। और बाकी के जो चार प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, सेकंड चार्ज की बात हो रही कि बाकी के जो चार प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25, उसमें उनका टोटल 365 दिन आना चाहिए। तो दोनों कंडीशन मिल जाती है, तो फिर एक और कंडीशन मिलानी पड़ेगी। क्या है वो कंडीशन? कि उसकी इनकम 15 लाख होनी चाहिए। 15 लाख का सोर्स कहाँ से है? एक इंडियन इनकम, कि इंडिया में से कमाने वाली चीज, ठीक है, तो 15 लाख उसने इंडिया में से कमाया और ये वाली कंडीशन मैच हो गई 120 दिन और 365 दिन वाली, तो फिर उसको अपन रेसिडेंट बना देंगे। या फिर उसने मान लो कि 10 लाख इंडिया में से कमाया, ठीक है, और बाकी का उसका फॉरेन फॉरेन इनकम उसका 15 लाख का है, लेकिन उसमें से उसने कमाया 5 लाख बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया, वहां से उसने 5 लाख कमाया, ठीक है, तो उसको भी इंडियन इनकम के भी पढ़ने में ले लेंगे और उसको टोटल करके कर लेंगे कि 10 लाख प्लस 5 लाख, 15 लाख हो गए। 15 लाख, 15 लाख की कंडीशन मैच हो गई, 120 दिन वाली कंडीशन मैच हो गई, 365 दिन वाली कंडीशन मैच हो गई, सीमा रेसिडेंट है। अब अगर कोई एक कंडीशन भी मैच नहीं होती है तो फिर सीमा नॉन रेसिडेंट है। करेक्ट? तो इसमें उलझना नहीं है, बस ये देखना है कि जो जो बंदा इंडियन ओरिजिन का है या सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो अगर बाहर जाता है, इंडिया को छोड़ देता है, बाहर सेटल हो जाता है, जिसमें ये दो पर्पज नहीं आ रहे, एम्प्लॉयमेंट और मेंबरशिप, कोई अदर पर्पज के लिए इंडिया से बाहर सेटल हो जाते हैं और इंडिया में आते रहते हैं,
तो फिर वो 60 दिन की जगह ये 120 दिन हो जाएगा। वो इनकम का चक्कर आ जाएगा कि 15 लाख की इनकम, इंडियन इनकम होना, या फिर फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया, ये वाली इनकम होना। उसका टोटल 15 लाख हो जाएगा। तो आप ये दो कंडीशन मिलाने के बाद, 120 दिन और 365 दिन की कंडीशन मिलाने के बाद आप रेसिडेंट कहलाओगे, फॉर पर्पज ऑफ प्रीवियस ईयर क्रेडिट स्कोर। करेक्ट। डीम्ड रेसिडेंट प्रोविजन को समझ लेते हैं। हम डीम्ड रेसिडेंट मतलब क्या, जनरल तौर पे क्या है, कि जो रेसिडेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ कंडीशंस कंप्लाई कर रहे हैं, तो उसको अपन रेसिडेंट मान लेंगे। ये डीमिंग प्रोविजन है कि इसको अपन ने रेसिडेंट माना है क्योंकि इसने ये कंडीशन को फुलफिल की है। अब वो रेसिडेंट नहीं है किस लिए नहीं है, क्योंकि उसने 182 दिन वाले प्रोविजन को, या फिर जो दूसरा चार्ज दिया गया 365 दिन और 60 दिन वाले प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया, इसलिए वो रेसिडेंट नहीं है। तो फिर तीन कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो फुलफिल कर देता है तो उसको अपन रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि वो बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मतलब इंडियन ओरिजिन का होना काफी नहीं है, इंडियन सिटीजन मैंडेटरी है कि वो बंदे के पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन वो होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कि बंदा कोई दूसरी कंट्री या टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होना चाहिए। जैसे दुबई हो गया, उसमें वो एक ऐसे टेरिटरी है कि जहाँ पे टैक्स भरना नहीं पड़ता है। ठीक है, टैक्स करने के लिए वो लायबल नहीं है। अब अगर कोई बंदा रहता है कि जो इंडियन सिटीजन है, दुबई में रहता है, वो कुछ तीसरी कंडीशन फुलफिल कर लेता है। वो तीसरी कंडीशन क्या है, कि 15 लाख की इनकम उसकी इंडियन इनकम रहती है, कि जो टैक्सेबल इन इंडिया है। अब उस इनकम में क्या किया जाता है, कि जो इनकम इंडिया की है, इनकी इंडिया में उसने कमाई, और एक और इनकम जो अपन ने सीमा की केस में भी पढ़ा था, कि फॉरेन इनकम जो कि बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया से आई है, कि बिजनेस और प्रोफेशन उसका इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। कल वो बाहर का बिजनेस है, फॉरेन इनकम है वो, लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। वहां से जो कोई इनकम आती है, जैसे 10 लाख इंडियन इनकम हो गई, और 5 लाख उसकी इनकम आई फॉरेन इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया, तो दोनों को जोड़ेंगे 15 लाख होगी। तो ये बंदे को अपन डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, अब डीम्ड रेसिडेंट ऑटोमेटिकली अपना रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें इसमें स्टे ऑफ बीइंग, क्योंकि जो अपन प्रोविजंस पढ़ते हैं ना, 182 दिन, 365 दिन, 60 दिन, 120 दिन, इसका स्टे होना चाहिए, मिनिमम इसके ये होना चाहिए। डीम्ड रेसिडेंट में डेज देखते हैं, डीम्ड रेसिडेंट में सिर्फ ये तीन कंडीशन देखते हैं, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो बंदा डीम्ड रेसिडेंट है और ऑटोमेटिकली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। करेक्ट है। अब ये अपना तो कंप्लीट हो गया डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन। अब अपन आ जाते हैं, शुरुआत में अपनी बात की थी कि रेसिडेंट दो तरह के होते हैं, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, उसके लिए सर्टेन कंडीशन दे रखी है कि कौन आर ओ आर की कैटेगरी में आएगा और कौन आर एन आर की कैटेगरी में आएगा। पहले आर ओ आर की कैटेगरी के क्राइटेरिया समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो दो क्राइटेरिया दे रखे हैं, उसमें से कोई एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब अपने काम हो गए, उसको अपन आर ओ आर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या दिया गया है, कि अपन अभी ले लेते हैं प्रीवियस ईयर एजेस 24। ठीक है, प्रीवियस ईयर एजेस 24 में इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रही है। करेक्ट है। अब कोई बंदा 10 प्रीवियस ईयर, मतलब ये प्रीवियस ईयर 23-24 को छोड़ दो, ये प्रीवियस ईयर 23-24 को अपन हटा देते हैं। उसके पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर है, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, ऐसे करके जो 10 प्रीवियस ईयर निकलते हैं, उसमें से कोई दो प्रीवियस ईयर में बंदा रेसिडेंट कहलाता है, मतलब रेसिडेंट होने का जो प्रोविजन है वो कंप्लाई करता है, तो बंदा ऑटोमेटिकली आर ओ आर चला जाएगा, रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है,
रेसिडेंट होने का कौन सा प्रोविजन है? वही वो जो फर्स्ट चांस सेकंड चांस जो बताया था, 182 दिन 365 दिन और 60 दिन, वो वाला प्रोविजन अगर कंप्लाई कर लेता है तो वो ROR चला जाएगा। ठीक है, 10 प्रीवियस ईयर में से कुछ 2 प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर 23-24 को कंसिडर नहीं करना है, उसके पहले के 10 प्रीवियस ईयर में अगर ये फर्स्ट चांस में यहाँ से नहीं निकलता है तो एक दूसरी कंडीशन देखेंगे। कौन सी दूसरी कंडीशन है? कि अगर वो बंदा 7 प्रीवियस ईयर में, ये इधर भी प्रीवियस ईयर 23-24 को हटा दो, उसके पहले की जो 7 प्रीवियस ईयर है, 22-23, 21-22, 21-21, 19-20, ऐसे करके जो 7 प्रीवियस ईयर निकल रहे हैं, तो उसमें अगर टोटल कैलकुलेट करें अपन डेज को, वो 730 दिन या उससे ज्यादा निकल रहे हैं तो बंदा ROR है। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम निकल रहे हैं तो बंदा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, RNO। तो अपने आपको ROR की कैटेगरी तो समझ में आ गई। अब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे आ जाते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। अपन ने एक सीमा का केस करा था कि उसने इंडिया लेफ्ट कर दिया दूसरी जगह सेटल होने के लिए, और फिर वो आती रहती थी विजिट करने को इंडिया। ठीक है, तो वो उसने वो 3 कंडीशन होती है कि 15 लाख की उसकी इनकम है, 120 दिन प्रीवियस ईयर जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 23-24 उसमें रही थी, और उसके और उसके 4 प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस ईयर उसके पहले के 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन रही, तो वो RNR की कैटेगरी में आ जाएगी। करेक्ट है? तो ये ऑटोमेटिकली RNR की कैटेगरी में आ गई। अब डीम्ड रेसिडेंट के केस में भी अपन ने पढ़ा कि जो डीम्ड रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली RNR की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये दोनों पे इसे दिमाग लगाने नहीं है, ये दोनों ऑटोमेटिकली RNR की कैटेगरी में ही रहते हैं। ठीक है, अब अपन रेसिडेंट के वापस से प्रोविजन पे आते हैं कि अगर कोई ROR की कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कि ये दोनों कंडीशन मीट नहीं कर पाता है, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली RNR खिलाया जाएगा। करेक्ट है? लेकिन रेसिडेंट है, पहले रेसिडेंट को देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस को रेसिडेंट आ रहा है, तो फिर ये दो कंडीशन देखो, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो ROR है, और दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो RNOR है। ये सिंपल है। ठीक है, अब अपन एचडीएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बारे में समझ लेते हैं। अपन अभी तक इंडिविजुअल के बारे में समझे, अब एचएफ के बारे में समझ लेते हैं। एचएफ में भी दो तरह से रेसिडेंशियल स्टेटस मिलेगी, एक रेसिडेंट की कैटेगरी में बांटा जाएगा और एक नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में बांटा जाएगा। ठीक है, अब एचयूएफ में ये डेज का चक्कर नहीं रहता है, इंडिविजुअल में था, लेकिन एचयूएफ में डेज का चक्कर नहीं है। एचयूएफ में क्या देखा जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए? कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस विच एचयूएफ इज अंडरटेकिंग। ठीक है, अगर वो कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है पार्शली या होली, मतलब कि पार्शली का मतलब कि आधा इंडिया से कंट्रोल हो रहा है मैनेजमेंट और आधा आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, तब भी वो रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। वो पूरी तरह से इंडिया में हो रहा है तो भी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। अब कोई केस में अगर पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया वो मैनेज हो रहा है उसका कंट्रोल, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब साधारण तौर पे क्या कि डिसीजन मेकिंग जो भी फाइनेंसिंग के रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का डिसीजन मेकिंग आ जाए ना, कि फाइनेंसिंग हो गया और कौन से बिजनेस सेक्टर में ऐसे अपना बिजनेस अंडरटेक करेगा, ये सारी चीजें अगर इंडिया में हो रही है पार्शियली हो रही है तो रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर आउटसाइड इंडिया हो रही है तो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ पे भी रेसिडेंट का स्टेटस तो अपन ने निकाल लिया कि ये बंदा रेसिडेंट है, सॉरी एचएफ रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसमें भी दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ROR और RNOR। अब ROR और RNOR का ROR और RNOR कैसे मालूम पड़ेगा? कि कर्ता की रेसिडेंशियल स्टेटस से कैसे देखेंगे? कि अगर ये कर्ता एचएफ का जो कर्ता है
अगर वो प्रीवियस 10 प्रीवियस ईयर्स में, यानी कि ये प्रीवियस ईयर 23-24 छोड़ दो, उसके पहले की जो 10 प्रीवियस ईयर्स हैं, 22-23, 21, 22, 23, ऐसे करके जो 10 प्रीवियस ईयर निकल रहे हैं, उसमें से अगर कोई दो प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट कहलाता है करता, करता तो ये दिन इंडिविजुअली रहेगा। अगर वो रेसिडेंट कहलाता है, यानी कि रेसिडेंट की जो कंडीशन फुलफिल करने रहते हैं 182 दिन वाले, या फिर वो 365 दिन और 365 दिन और 60 दिन वाले, अगर वो फुलफिल कर दिया और रेसिडेंट कहलाता है दो प्रीवियस ईयर में, कोई भी दो प्रीवियस ईयर में, 10 प्रीवियस ईयर में से, तो वो आर ओ आर कहलाएगा। साथ में ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिविजुअल में कोई एक कंडीशन फुलफिल कर कर चलेगा, लेकिन कर्ता के केस में, एचईएफ में कर्ता के केस में दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। इसमें दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी पड़ेगी कि 7 प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 को छोड़ दो, 7 प्रीवियस ईयर, 22-23 इक्कीस करके 7 प्रीवियस ईयर में अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे 730 दिन या उससे ज्यादा निकल रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तभी वो आर ओ आर कहलाएगा, ईपीएफ का रेसिडेंसी स्टेटस। अदरवाइज वो आर एन आर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अपन आगे देखिए, पंप, एओपी, बॉडीज ऑफ और लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शल पर्सन। ठीक है, ये सारी कंपनी का एक अलग केस है, अभी इसके बारे में समझ लेते हैं। फर्म्स एओपी या बीओआई या लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुरिडिक्शल पर्सन, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालें, तो वो भी इसी वे में निकलेगा। कंट्रोल इन मैनेजमेंट अगर फुल्ली या पार्शियली इंडिया में है तो रेसिडेंट, और अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। बस ये सिंपल है। ठीक है, ये अब इसमें वो अपन एक्सटेंड नहीं करेंगे कि जैसे अपन एच में कर्ता के लिए किया, ये एक्सटेंड नहीं होगा, ये प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा आर ओ आर और आर एन ओ आर का। इन सब के लिए फर्म्स की होती है, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर वो रेसिडेंट है तो बस वो रेसिडेंट ही है। अब उसको आर ओ आर और आर एन ओ आर की कैटेगरी में डिवाइड ही करना है मुझे। ठीक है, अब उसके बाद अपन आ जाते हैं कंपनी, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब इसमें जो कंपनी इंडियन कंपनी है, वो तो ऑलरेडी रेसिडेंट ही है। जो कंपनी इंडियन कंपनी है, इनकी इंडियन लॉ के हिसाब से बनी है कंपनी, लॉ 2013 या 1956 इसके हिसाब से बनी है, तो वो इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी रेसिडेंट ही रहेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब किसी कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अब यहाँ पे भी वही चीजें आ जाती है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो कि मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग है, जो कंट्रोल है, वो अगर पूरी तरह से इंडिया में है तो वो रेसिडेंट किया जाएगा। पूरी तरह से या फिर सब्सटेंशियल तरीके से, सब्सटेंशियल तरीके से कि मतलब कि जो मेजोरिटी ऑफ डिसीजन है, जो पावर वाले डिसीजन है, सब्सटेंशियल डिसीजन है, तो वो अगर इंडिया में ही लिए जा रहे हैं तो उस कंपनी को रेसिडेंट बोला जाएगा, भले वो इंडियन कंपनी ना हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है और वो इंडियन कंपनी नहीं है, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगी बाई डिफॉल्ट। ठीक है,
तीन डाउट्स अपन ब्रीफ नोट में क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कोई इनकम अपन ने कमाई और अराइव, है ना? तो उस बेस पे अपन ने टैक्स भर दिया, ठीक है? अभी तक रिसीव नहीं हुई है और अपन ने टैक्स भर दिया। अब जब अपने को रिसीव होगी अगले असेसमेंट ईयर में, समझ लीजिए अगले असेसमेंट ईयर में अपने को रिसीव हुई, अगले प्रीवियस ईयर में, सॉरी, अगले प्रीवियस ईयर में अपने को रिसीव हुई, ठीक है? 23-24 में जितना होंगे, 24-25 में अपने को रिसीव हुई, तो क्या आप लोग को वापस से टैक्स भरना पड़ेगा रिसीव होने के बाद? नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि अक्रूड राइट के टाइम पे आपने भर ही दिया था। अब वो आप उल्टा ले लेते हैं कि पहले रिसीव हो गई, उस टाइम पे टैक्स भर दिया, तो अब जब अक्रूड और अराइव होगी अगले प्रीवियस ईयर में, तो क्या टैक्स भरना पड़ेगा? तो नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि रिसीव के टाइम पे आपने भर दिया। अब एक और क्वेश्चन है कि आपको इनकम रिसीव हुई फॉरेन कंट्री में, जैसे मान लो कि फ्रांस में आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची और वहां पे आपको इनकम रिसीव हो गई, ठीक है? फर्स्ट है कहाँ पे इनकम मिली? फ्रांस में, ठीक है? वहां पे टैक्स वैक्स सब लग गई। अब आपने 10 दिन बाद उस इनकम को अपने इंडिया पहुंचाना है, तो इंडिया में रिसीव हुई, तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में रिसीव हुई तो वापस से टैक्स लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट हैंड आपको कहाँ रिसीव हुई? फ्रांस में। अगर फ्रांस की जगह इंडिया में फर्स्ट हैंड रिसीव हुई होती, भले प्रॉपर्टी आपने फ्रांस में बेची, लेकिन इंडिया में फर्स्ट हैंड रिसीव हुई होती, यानी कि पार्टी को आपने बोला था कि भाई इंडिया के बैंक अकाउंट में डाल देना, तब उस केस में क्या होता कि इनकम टैक्स लगता, टैक्स उस पे लगती, क्योंकि फर्स्ट हैंड आपको इंडिया में रिसीव हुआ है। लेकिन अब इस केस में फर्स्ट हैंड आपको फ्रांस में रिसीव हुआ है, तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। करेक्ट? अब अपन रेसिडेंशियल स्टेटस का अपन समझ लिया, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस का काम क्या है? आर ओ आई, आर एन एन आर सी, इनका काम क्या है? ये इसलिए काम आते हैं क्योंकि अपने को टोटल इनकम टैक्सेबल है, इंडिया में टैक्सेबल है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग टैक्सेबल है या नहीं है, वो निकालने के लिए अपने को ये रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। अगर बंदा नॉन रेसिडेंट है, जैसे मैंने पहले ही समझाया था कि फॉरेन इनकम अगर कुछ कमा रहा है तो फिर वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगी, लेकिन बंदा अगर वही आर ओ आर है तो फॉरेन इनकम भी अगर कमा रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। तो ये सारी चीजें अपने को चेक करने के लिए अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस अब एक बार निकाल के फ्री हो गए। अब अपन इनकम पे देखेंगे, ठीक है? तो चार कैटेगरीज में इनकम को डिवाइड कर दिया गया है इनकम टैक्स को। एक की जो इनकम रिसीव हुई या डीम टू रिसीव इन इंडिया, अगर इंडिया में रिसीव हो रही है, या डीमिंग प्रोविजन लगाया गया है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन के अधीन उन्होंने बोला कि अगर वो इनकम आपको बाहर की रिसीव हुई है, बाहर के बैंक अकाउंट में भी रिसीव हुई है, तब भी हम ये भी मानेंगे कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, क्योंकि ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जो फिर अपने को उस उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि भले वो बाहर रिसीव हुई हो, लेकिन अपन यही समझ के चलेंगे कि वो इंडिया में रिसीव हुई है। तो इसमें चक्कर क्या है कि जो इंडिया में रिसीव हुई या डीम टू रिसीव इन इंडिया, उस केस में आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर, मतलब रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आर एन ओ आर और नॉन रेसिडेंट, इस तीनों व्यक्ति को इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा उस इनकम पर। करेक्ट? दूसरी कैटेगरी में जाते हैं कि जो इनकम अक्रू और अढ़ाई इन इंडिया, ये डीम टू अप्रूवल राइट इन इंडिया, क्योंकि जो सीधे सीधे दिख रही है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, कि नॉन रेसिडेंट ने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में, और वहाँ पे 10,000 का उसको इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, ठीक है? 10,000 रुपये का डिविडेंड मिला इंडिया में, मिला तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये अक्रू और राइट इन इंडिया है, तो इंडिया से इसने कमाया, ठीक है? तो फिर ये इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाएगी। डीम टू अप्रूवल अराइव, इसीलिए जो लंबा प्रोविजन दे रखा है डीम टू अप्रूवल अराइव, अपन इंग्लिश पढ़ेंगे तो जो इनकम डीम टू अप्रूवल अराइव की डीमिंग प्रोविजन दे रखा है कि भले आपने बाहर कमाया हो, ये हम तो यही समझ के चलेंगे कि आपने इंडिया में कमाया, ठीक है? तो इनकम उस इनकम को भी अपन इनकम टैक्स के पर्दे में लाएंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है? तीनों के केस में आर ओ आर, आर एन ओ आर और नॉन रेसिडेंट, ठीक है? अब तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं
कि जो इनकम आपने बाहर कमाई, अपन तो एक जनरल टर्म ले लेते हैं फॉरेन इनकम, जो इनकम आपने बाहर कमाई तो आपको रिसीव भी बाहर दी, रिसीव इंडिया के अंदर हो जाती तो टैक्स इंडिया के अंदर ही भरना पड़ जाता। बाहर कमाई और बाहर की रिसीव हो गई, तो फिर उस इनकम पे इनकम टैक्स सिर्फ एक ही व्यक्ति भरेगा, वो कौन रहेगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ROR। बाकी RNOR नॉन रेसिडेंट को उस इनकम पे टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉरेन इनकम में बाहर कमाई, उनको रिसीव बाहर ही। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक और इनकम पे आ जाते हैं। अपन ने बहुत शुरू में पढ़ा था, लेकिन उनको रटा भी गया है कि जो इनकम, यानी कि जो बिजनेस और प्रोफेशन अपन ने इंडिया में सेट किया है, यही से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। और भले वो बिजनेस ऑपरेशन से जो अपन चला रहे, प्रोजेक्ट से चला रहे, वो इंडिया के बाहर चला रहे, लेकिन इंडिया के बाहर अपन को इनकम कमाने हैं, लेकिन मेन जो बिजनेस या प्रोफेशन है वो इंडिया में सेटअप है, इंडिया से ही कंट्रोल हो रहा है। तो उस काइंड की फॉरेन इनकम को अपन इंडिया में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाएंगे और इंडिया में वो उसकी टैक्स भरेंगे। अब वो कौन टैक्स देंगे कि जो ऐसी इस काइंड की इनकम पे टैक्स भरेगा, तो वो ROR रहेगा, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और आने RNOR, रेसिडेंट मतलब तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चार तरह की कैटेगरी है। जनरली रिवाइज कर लेते हैं कि जो रिसीव हुई इंडिया में, डीम टू रिसीव इन इंडिया, तो उस पे तीनों व्यक्ति टैक्स भरेंगे। ठीक है, जो रिसीव हुई इंडिया में, सॉरी, जो अप्रूव और अराइव हुई इंडिया में, ये डीम टू अप्रूव और अराइव इन इंडिया, तो उस पे भी तीनों व्यक्ति टैक्स भरेंगे। अब जो फॉरेन इनकम है, जो बाहर अराइव हुई आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी बाहर ही हुई, तो उसपे सिर्फ एक ही व्यक्ति टैक्स भरेगा, वो है ROR। अब आखिरी आ जाते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया, सेटअप इन इंडिया, बट अक्रू और आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन इनकम है लेकिन उसका बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो उस पर कौन व्यक्ति टैक्स भरेगा? ROR और RNOR। ठीक है,